हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 8 जनवरी 2022 के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट फेज 2 कितने राज्यों में लॉन्च किया गया है? तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 लॉन्च किया गया है 7 राज्यों में। कितने? 7 राज्यों में। ये देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 का अप्रूवल दे दिया है। ये जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 है, इस पर टोटल कॉस्ट आएगी 12,031 करोड़। कितनी? 12,031 करोड़, याद रखिएगा। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2, इसमें 10,750 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई जाएंगी। कितनी? 10,750 किलोमीटर की। 7 राज्यों से होके जाएंगी ये ट्रांसमिशन लाइन, यूपी, तमिलनाडु, राजस्थान, केरला, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। तो याद रखिएगा, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 इंप्लीमेंट होने जा रहा है 2021-22 से 2025-26 तक होगा। टोटल प्रोजेक्ट कास्ट यानी 12,031 करोड़ जो रुपए है, उसका 33% सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करेगा। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2, इससे क्या होगा? लगभग 24 गीगावाट का रिन्यूएबल पावर जनरेट होगा और ये 2022 तक फेज 2 को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 लॉन्च किया जा चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम हाल ही में किस भारतीय शहर में इनॉग्रेट किया गया है? तो इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम ये इनॉग्रेट किया गया है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। ये देख लीजिए, हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम हैदराबाद में इनॉग्रेट किया है। तो ये देख लीजिए आप इनको, ये हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम हैदराबाद में, कहाँ पर? हैदराबाद में इनॉग्रेट किया है। जितेंद्र सिंह देखिए, इस समय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। ओपन रॉक म्यूजियम इंडिया का पहला म्यूजियम है जहाँ पर अर्थ के जो स्टोन्स हैं यानी रॉक्स हैं, उनको ओपनली दिखाया जाएगा। यहाँ पर 35 तरह की डिफरेंट वेराइटीज़ होंगी रॉक्स की। यहाँ पर इनकी एज होगी जो रॉक्स की, वो 3.3 बिलियन ईयर एगो तक की होगी। पृथ्वी के सबसे डीपेस्ट प्लेस पर पाया गया रॉक जो कि 175 किलोमीटर का है, वो भी इस ओपन रॉक म्यूजियम में अवेलेबल रहेगा। तो पृथ्वी का सबसे डीपेस्ट रॉक कहाँ पाया गया है? 175 किलोमीटर की रेंज में, जो कि हैदराबाद के ओपन रॉक म्यूजियम में अवेलेबल रहेगा। ये जो म्यूजियम है, इसको CSIR की नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में इनॉग्रेट किया गया है। तो नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? हैदराबाद में है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी CSIR के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना की गई थी 2008 में। कब? 2008 में। ये देख लीजिए, इंडिया स्किल्स कंपटीशन ये होने जा रहा है, हर 2 वर्ष पे होता है इंडिया स्किल कंपटीशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस देश का सबसे बड़ा स्किल कंपटीशन है इंडिया स्किल कंपटीशन। तो इंडिया स्किल कंपटीशन जो इसके विनर होंगे वो वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। वर्ल्ड स्किल कंपटीशन संघाई में होने जा रहा है 2022 में। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, वर्ल्ड स्किल कंपटीशन 2022 में कहाँ होगा? संघाई में होगा। इंडिया स्किल कंपटीशन कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये जो वर्ल्ड स्किल कंपटीशन है, इसको ओलंपिक्स ऑफ स्किल भी कहते हैं, याद रखिएगा, ओलंपिक ऑफ स्किल्स। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिसाब से इंडिया का 21.1% लेवल फोर्स स्किल्ड है बस। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करें, 2008 में स्थापना हुई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, CEO हैं मनीष कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक द्वारा शेफाली वर्मा को ब्रांड इंडोर्सर के तौर पर अपॉइंट किया गया है? तो शेफाली वर्मा को ब्रांड इंडोर्सर बनाया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा। किसके द्वारा? बैंक ऑफ बड़ौदा। ये देख लीजिए आप, ये हैं शेफाली वर्मा, यंगेस्ट वुमेन T20 प्लेयर हैं शेफाली वर्मा। मात्र 15 वर्ष की आयु में T20 इंटरनेशनल मैच खेला था शेफाली वर्मा। इनको बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा ब्रांड इंडोर्सर बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर टाइप का ही होता है, आप कैसे भी याद कर सकते हैं। तो शेफाली वर्मा यंगेस्ट वुमेन T20 प्लेयर रही हैं इंडिया की।
शेफाली वर्मा को बैंक ऑफ बड़ौदा ने ब्रांड इंडोस्टर बनाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई, वडोदरा में इसका हेडक्वार्टर है। एमडी एंड सीईओ कौन है बैंक ऑफ बड़ौदा के? संजीव चड्ढा, और चेयरमैन है हसमुख अढ़िया। यह क्वेश्चन है हमारा, फिनांस कमीशन ये संविधान के किस आर्टिकल के तहत स्थापित किया गया? तो फिनांस कमीशन वित्त आयोग इसको संविधान के आर्टिकल 280 के तहत स्थापित किया गया। चर्चा में क्यों है? फिनांस मिनिस्ट्री द्वारा राज्यों को 17 राज्यों को पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी गई है। तो 17 राज्यों को दी गई है 9,871 करोड़। हर महीने ये दी जाती है पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। तो अगर आपका एग्जाम अगले महीने है तो इस महीने का आपको पता होना चाहिए। 17 राज्यों को पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी गई है 9,871 करोड़ की। फिनांस कमीशन ये डिसाइड करता है कि पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट कितनी जानी है राज्यों को। हालांकि फिनांस कमीशन जो ये डिसाइड करता है वो संविधान के आर्टिकल 275 के तहत डिसाइड करता है। संविधान का आर्टिकल 275 कहता है कि राज्यों को पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलनी चाहिए। 15 फिनांस कमीशन की बात करते हैं, इसके चेयरमैन हैं एनके सिंह। संविधान के आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष में या उससे पहले फिनांस कमीशन की नियुक्ति की जाती है। फिनांस कमीशन पहला फिनांस कमीशन स्थापित हुआ था 1951 में BR अम्बेडकर के द्वारा। लेकिन फर्स्ट फिनांस कमीशन के हेड कौन थे? KC नियोगी। वर्तमान में जो फिनांस कमीशन है 15th है, इसके हेड कौन है? NK सिन्हा। इससे पहले 14th फिनांस कमीशन था, उसके थे YV रेड्डी। देखो, कितने भारतीय एयरपोर्ट्स को सीरम द्वारा जारी की गई टॉप 10 ग्लोबल एयरपोर्ट की लिस्ट में जगह मिली है? तो भारत से सिर्फ एक एयरपोर्ट है जिसको सीरियम की टॉप 10 ग्लोबल एयरपोर्ट की लिस्ट में जगह मिली है। ये देख लीजिए, इंडिया का सिर्फ चेन्नई एयरपोर्ट अकेला एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसको टॉप 10 ग्लोबल लिस्ट में जगह मिली है ऑन टाइम परफॉर्मेंस के आधार पे। तो सीरम ने 2021 के लिए लिस्ट जारी की है टॉप 10 ग्लोबल एयरपोर्ट की, जिसमें चेन्नई एयरपोर्ट इंडिया से एकमात्र एयरपोर्ट है जिसको जगह मिली है। चेन्नई एयरपोर्ट की रैंकिंग है 8वीं। टॉप 3 एयरपोर्ट पूछ ले जाए ऑन टाइम परफॉर्मेंस में तो यूएसए का मियामी एयरपोर्ट पहले प्लेस पे है और बाकी 2 हैं जापान से, फुकुओका, हनेदा। इंडिया से सिर्फ एक मात्र है, क्या नाम है उसका? चेन्नई एयरपोर्ट। ये जो सीरम है कहाँ है? सीरम इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ, लंदन में है। 1918 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑन टाइम अराइवल पर जो है वर्ल्ड के एयरपोर्ट्स की लिस्ट जारी करता है। यह क्वेश्चन है हमारा, कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2022-21 इसका 24वां एडिशन हो रहा है, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 24वां एडिशन हो रहा है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। देखिए, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, जितेंद्र सिंह जी, इनके द्वारा 24वीं कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस का इनॉग्रेशन किया गया है हैदराबाद में। ये जो 24वीं कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस है, इसका थीम क्या है? इंडिया टेकेड डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। तो बस याद रखिएगा, 24वीं कॉन्फ्रेंस हो रही है कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस की। इनॉग्रेशन किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने। और इसका थीम क्या है? इंडिया टेकेड डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। तो हैदराबाद में हो रही है कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। हैदराबाद यानी कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हो रही है 6 कैटेगरीज में जो है इनिशिएटिव्स को लॉन्च करेगी। यह क्वेश्चन है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ये है तमिलनाडु में। चर्चा में क्यों है? ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR के शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो कि कोयम्बटूर में है, उसने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के साथ पार्टनरशिप की है एक नॉलेज एम्पावरमेंट कैंपेन रन करने के लिए ट्राइबल के लिए। तो ट्राइबल्स के लिए नॉलेज एम्पावरमेंट कैंपेन रन की जाएगी किसके द्वारा? ICAR शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसके लिए अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के साथ पार्टनरशिप की है। बाकी ये कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। ICAR का शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? तमिलनाडु में। उसने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के साथ पार्टनरशिप की है ताकि ट्राइबल्स के लिए नॉलेज एम्पावरमेंट के लिए कैंपेन रन किया सके। ICAR की बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, 1929 को स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। त्रिलोचन मोहपात्रा इसके हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में UI पथ
ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड किसने जीता है? 2021 में यूआईपथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड जीता गया है साउथ इंडिया बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? साउथ इंडिया बैंक। ये देख लीजिए, साउथ इंडिया बैंक यानी सिब, इसने यूआईपथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड जीता है 2021 का। साउथ इंडिया बैंक जो है क्राइसिस के दौरान भी बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए ये अवार्ड जीत चुकी है। तो याद रखिएगा, साउथ इंडिया बैंक 2021 का यूआईपथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। बस इतना ही याद रखिएगा, बाकी कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। साउथ इंडिया बैंक की बात करें, 1929 को स्थापना हुई, त्रिशूर में हेडक्वार्टर है इसका। मुरली रामकृष्णन इसके सीईओ हैं। यूआईपथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसके चेयरमैन रीअपॉइंट कौन किए गए हैं? तो विजय पॉल शर्मा CACP के चेयरमैन थे, फिर से अपॉइंट कर दिए गए हैं। तो ये देख लीजिए आप, ये हैं आपके विजय पाल शर्मा। ये CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के वापस से चेयरमैन बन गए हैं। तो नाम याद रखिएगा, विजय पाल शर्मा। जून 2016 में बने थे, फिर से बन गए। विजय पाल शर्मा की वजह से ही जो MSP है वो 50% से अधिक कॉस्ट पे मिल रही है। CACP की बात करें, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन के आधार पर, लेकिन जो वर्तमान नाम आया है CACP, ये 1985 में मिला है। जो CACP है वो 23 फसलों के लिए MSP जारी करता है, जिसमें 22 के लिए MSP होता है और एक के लिए होता है FRP, शुगर केन के लिए होता है FRP। ये जो 23 फसलें हैं, इसमें से 7 सीरियल हैं, 5 दालें हैं, 7 ऑयल सीड हैं, 4 कॉमर्शियल क्रॉप हैं। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर्स को गारंटी देता है कि आपका अनाज इतने पे तो खरीदा ही जाएगा। जो ये CACP है, इसके पहले हेड कौन थे? प्रोफेसर ML दंतावाला। वर्तमान में है विजय पॉल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झैंग मिंग SCO के सेक्रेटरी जनरल का चार्ज मिल गया। इनको कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो झैंग मिंग चीन से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? चीन से। देख लेते हैं, ये हैं आपके झैंग मिंग। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? चीन से। इनको SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल का टर्म मिल गया है अगले 3 साल तक। झैंग मिंग, ये देख लीजिए, नाम पढ़ लीजिएगा, झैंग मिंग अगले 3 वर्ष तक SCO के सेक्रेटरी जनरल बने रहेंगे। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो व्लादिमीर नोरोव को रिप्लेस कर दिया है, जो कि उज्बेकिस्तान से थे। तो झैंग मिंग का नाम याद रखिएगा, चाइना से हैं और अगले 3 वर्षों तक SCO के क्या बने रहेंगे? सेक्रेटरी जनरल। SCO की बात करें तो इसमें कितनी कंट्रीज हैं? 8 कंट्रीज हैं SCO में। इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इंडिया जो है 2022-23 के दौरान SCO का प्रेसिडेंट रहेगा, अध्यक्ष रहेगा। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 2001 में इसकी स्थापना की थी। इसका नाम भले ही संघाई से शुरू हो रहा हो, लेकिन हेडक्वार्टर है बीजिंग में। इंडिया, पाकिस्तान इसके मेंबर बने थे 2017 में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममता बियॉन्ड 2021, ये बुक किसने लिखी है? ममता बियॉन्ड 2021, ये बुक लिखी गई है जयंता घोषाल के द्वारा। किसके द्वारा? जयंता घोषाल। ये बुक लिख लीजिए, ममता बियॉन्ड 2021। हार्पर कॉलिंस पब्लिशर द्वारा इसको पब्लिश किया जाएगा। ममता बियॉन्ड 2021 बुक लिखी गई है जाने माने जर्नलिस्ट जयंत घोषाल। तो बस इतना याद रखिएगा, ममता बियॉन्ड 2021 बुक लिखी गई है जयंता घोषाल द्वारा और ट्रांसलेट की गई है अरुणवा सिन्हा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट एशियन वाटर बर्ड सेंसस किस वर्ष कंडक्ट किया गया था? तो पहली बार एशियन वाटर बर्ड सेंसस हुआ था 1987 में। कब? 1987 में। देखिए, इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस होता है, उसी के एक पार्ट के तौर पर एशियन वाटर बर्ड सेंसस होता है। ये जो इंटरनेशनल सेंसस है 143 कंट्रीज में होता है, और इसके बाद एशियन वाटर बर्ड सेंसस, इसको वेटलैंड इंटरनेशनल और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा कंडक्ट किया जाता है हर वर्ष जनवरी में। तो एशियन वाटर बर्ड सेंसस 1987 से इसकी शुरुआत हुई। 2021 में पहली बार देखा गया कि 2020 की अपेक्षा 4 गुना वाटर बर्ड की संख्या में कमी देखी गई है एशियन वाटर बर्ड सेंसस में। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की बात करते हैं, 1883 में स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है। तो इस बार फिर से एशियन वाटर बर्ड सेंसस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में इंडिया और किस कंट्री ने मिलकर ISA की स्थापना की थी? ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो COP21
पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के दौरान इंडिया और फ्रांस ने मिलकर आईएसए की स्थापना की थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हाल ही में एंटीगुआ एंड बरबूडा ने ज्वाइन किया है 102वें मेंबर के तौर पर। 102nd मेंबर बन गए हैं एंटीगुआ एंड बरबूडा। देखिए प्राइम मिनिस्टर जो हैं एंटीगुआ और बरबूडा के गैस्टोन ब्राउन, इन्होंने आईएसए फ्रेमवर्क को साइन कर दिया है। आईएसए की बात करें तो 2015 में आईएसए की स्थापना हुई। अब 102वां मेंबर उसका हो गया। स्टार्टिंग में कहा गया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन दो के बीच में जो कंट्रीज हैं 121 कंट्रीज, वही आईएसए के मेंबर रहेंगी। लेकिन बाद में इसको सभी यूएन मेंबर के लिए खोल दिया गया है आईएसए को, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंडिया और फ्रांस द्वारा ज्वाइंटली 2015 में स्थापित किया गया। 21वां सेशन यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉप जो कमेटी हुई थी, COP 21 फ्रांस, उस दौरान आईएसए की स्थापना हुई थी। वर्तमान में डीजी कौन है? अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील नोंग किनरी, नाम देख लीजिएगा, नील नोंग किनरी हाल में निधन हो गया। कहाँ से बिलोंग करते थे? शिलोंग से बिलोंग करते थे। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। यहाँ पे दो एग्जाम्पल सही दिए हैं, प्लीज़ आप करेक्ट लीजिएगा। शिलोंग के जाने माने म्यूजिक कंपोजर नील नोंग किनरी हाल ही में निधन हो गया। बस इतना याद रखिएगा। ये देख लीजिए आप, नील नोंग किनरी कहाँ से? मेघालय के शिलोंग से बिलोंग करते थे, म्यूजिक कंपोजर, हाल ही में निधन हो गया। इनको 2015 में पद्मश्री दिया गया था। नाम क्या है? नील नोंग किनरी, मेघालय शिलोंग, म्यूजिक कंपोजर, निधन हो गया। कल मैं बताया था आपको सिंधुताई सबकल, इनको अनाथों की माँ कहा जाता था, सिंधुताई सबकल को, महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी, इनका भी निधन हो गया। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इजीली इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।